आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर, चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मौत पर मातम कर रहे हैं और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। सच्चा कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है। भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। सच्चा कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सच्चा कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे है। जिन्ना ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है, जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके, अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमानों को बहका करके फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा। कुछ ही टाइम पहले मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मीटिंग हुई है, मुकायदा तौर पे विजिट हुआ है। तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट अपनी डिमांड रख सकती थी कि भाई हमारे ही देश का, जिसे हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो आपके कंट्री में मौजूद है, तो आप उन्हें हमारे हवाले लेट्स सपोज, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है जी हाफिज सईद को इंडिया के हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम को, पाकिस्तान को ये कहती है कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले किया जाए। चले मान लिया हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहा हूं, लेकिन मलेशिया तो ये कर सकता था। तो क्या आपने डिमांड रखी मलेशिया के सामने इंडियन गवर्नमेंट ने? भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी आ चुकी है, जिसमें 195 कंट्रीज में, सॉरी 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया वीटो पावर के लिए। भारत अभी थर्ड पोजीशन पर पहुंच चुका है, जापान और रशिया को भी पीछे करके। जिस हिसाब से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा भी माना जा सकता है कि भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे। आप पिछले 78वें साल के आजादी में हम एंटर किए और 78वें साल का जन्मदिन आपने मनाया 14 अगस्त 2024 को। आप मुझे बताइए कि भारत यहाँ है आसमान पर, आप जूते की नोक पर क्यों है? आप मुझे बता दीजिए। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जिस तरह से खासकर इंडिया से आवाजें उठती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह से रैलियां निकाली जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये सब देखकर पाकिस्तान भी हैरान हो रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान से कोई ऐसी ऑफिशियल रैली जो है वो नहीं निकली और फिलिस्तीन के हक में कोई बड़ा कोई जलसा या कोई प्रोटेस्ट जो है वो नहीं किया गया। तो क्या वजह है इस सब की? इस पर नाज़िया इलाही खान ने बहुत ही बेबाकी से जो है अपनी राय रखी है और पूरे मुद्दे को जो है बहुत ही विस्तार से समझाया है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। आज नाज़िया इलाही खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत दिनों बाद हमने रिक्वेस्ट की नाज़िया जी से कि हमें आप टाइम दें। टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि नाज़िया जी से ज्यादा बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को देखिएगा। जो भी इस टॉपिक के बारे में, टॉपिक मैं आपको बताता चलूं, एक तो मेन चीज ये है कि इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, पाकिस्तान में ये बताया जाता है, हर एक को पता है कि बताया जाता है कि जी इंडिया में जो मुसलमानों पर जुल्म है, कश्मीर में तो लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन देखने में आया कि इंडिया साइड कश्मीरियों ने बकायदा तौर पे रैली निकाली फलस्तीन के हक में। जो हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह का कत्ल के बाद बकायदा तौर पे रैली निकाली गई। जबकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो किसी ने भी कोई भी रैली नहीं निकाली, ऑफिशियली कोई रैली नहीं निकली। तो फिर पाबंदी कहां पे है? पाकिस्तान में, लाहौर में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में? इसके ऊपर बात करेंगे। सेकेंडली, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिले फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ जब वो यूएसए के विजिट पे थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन वो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं मिले। क्या वजह है? इसके ऊपर बात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बकायदा बोला कि हम ह्यूमैनिटी बेसिस पे फलस्तीन के साथ हैं। नाज़िया जी क्या कहना चाहेंगी आप? और साथ मेन टॉपिक ये है वक्फ बोर्ड का, क्योंकि बहुत से लोग आप में से ही कमेंट कर रहे थे कि भाई वक्फ बोर्ड के ऊपर भी एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए और जो इंडिया के मुस्लिम हैं उनमें से किसी को बिठाया जाए और उनके साथ बात की जाए। नाज़िया जी सबसे पहले वक्फ बोर्ड थोड़ा जब मुझे भी एक्सप्लेन करिएगा, देखने वालों को भी एक्सप्लेन करिएगा, और वक्फ बोर्ड का इशू क्या है वो भी एक्सप्लेन करिएगा। फिर हम फलस्तीन के ऊपर बात करेंगे, कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच शोएब। देखिए, वक्फ बोर्ड को 2 लाइन में एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद फिर बाकी सारी चीजें बता दूंगी आपको। ना खाता ना बही, जो वक्फ बोल दे वही सही। ठीक है। शोएब, आप क्योंकि इस्लामिक देश पाकिस्तान से बैठे हुए हैं और मैं एक डेमोक्रेटिक संवैधानिक देश भारत से बैठी हुई हूँ।
आपके पाकिस्तान में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी है ये आपको पता है? या वक्फ बोर्ड की ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर है? आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की कोई भी ऑफिस नहीं है और आपके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड नाम का कोई भी कीड़ा नहीं है। इवन 57 मुस्लिम मुल्कों में वक्फ बोर्ड नाम का कोई कीड़ा नहीं है। भारत एक सेक्युलर देश है और भारत में मुझे संवैधानिक तरीके से, क्योंकि मैंने संविधान की किताब पढ़ी है, और संवैधानिक तरीके से सबको इक्वल दर्जा और इक्वल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। पर अब जैसे ही ब्रिटिश और जिन्ना के बनाए हुए कोई कानून को अगर देखा जाए या पढ़ा जाए तो मुसलमान उसको तावीज बना करके अपने गले में टांग ही लेते हैं, जो भारत के मुसलमान हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2 रिपोर्ट में सच्चर कमीशन की आपको बताऊंगी, और जिसको आपत्ति है वो गूगल में सर्च कर ले या आरटीआई करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन करके वहां से मंगवा ले। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी रखता है, सबसे ज्यादा। भारत में आर्मी के पास जितनी प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास जितनी प्रॉपर्टी है, उसके बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी आती है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा रेवेन्यू उठाता है, तकरीबन 2 लाख करोड़ से ऊपर रेवेन्यू उठाता है। पर यही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी पीछे हैं। जो जिन्ना, ब्रिटिश और नेहरू ने मिलकर के जो वक्फ बोर्ड सोशल वेलफेयर के नाम से बनाया था, उस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर दुकानें खुल रही हैं, सैलून खुल रहे हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग खुल रही है, मल्टी कॉम्प्लेक्स खुल रहा है, वहां पर मॉल खुल रहा है, जिसके पैसे धड़ल्ले से उठाए जाते हैं, लेकिन स्कूल नहीं खुलता है। इमामबाड़ा खुलता है पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता है। मस्जिदें बनती हैं लेकिन वुमेन्स नर्स ट्रेनिंग या एकेडमिक से रिलेटेड कोई चीजें नहीं बनती हैं। अब बात आती है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास अपनी खुद की इतनी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास इतने धन दौलत है, तो फिर मुसलमान हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? क्यों मचा रहे हैं? अब जहां जहां पर बात आ जाती है कि ब्रिटिश ने शरिया लॉ बनाया जिन्ना के साथ मिलकर के, भारत के मुसलमान उसी को मानेंगे, अल कुरान को तख्त पर रख देंगे। अब आ जाता है ब्रिटिश और जिन्ना ने मिलकर के नेहरू के साथ वक्फ बोर्ड बना दिया, तो भारत के मुसलमान उसी को मानेंगे। हालांकि वक्फ बोर्ड का जिक्र ना ही हमारे अल कुरान में है और ना ही हमारे संविधान में है। वक्फ बोर्ड 1995 का जो एक्ट है, जिस किताब को लॉ के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया जाता है, वो 1995 का एक्ट जो है वो इससे पहले भी संशोधन हुआ है, अमेंड हुआ है, 2013 में भी अमेंड हुआ। लेकिन 2013 में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए असदुद्दीन अवैसी जो कांग्रेस का बी टीम है और रजाकार फौज का आखिरी सिपाहीसालार है, उसके हलक में मछली का कांटा अटक गया था और वो कुछ नहीं बोला 2013 में। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड के को संशोधन करके, अमेंड करके एक खूबसूरत बिल पेश किया गया है, जिससे मुसलमान, पसमानदा मुसलमान और गरीब मुसलमान का वेलफेयर हो, उनके हित में काम हो, उनके हक में बहुत सारी चीजें हो। बस असदुद्दीन अवैसी से लेकर के नया पाकिस्तान का आतंकी पालता जाकिर नायक तक बाहर से चिल्लाने लगा और वक्फ बोर्ड के नाम पर, इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर लोगों को बहका करके, मुसलमानों को बहका करके फिर से रोड पर उतरने की बात कहने लगा। वो तो हम जैसे लोग मुसलमान हैं भारत में, जो बार बार ये कह रहे हैं कि मेरे मुसलमान भाइयों तभी उतरना, मेरी मुसलमान बहनों तभी उतरना जब अवैसी की बेटियां भी रोड पर उतरेंगी, जब जाकिर नायक अपने घर की बहू बेटियों को रोड पर उतारेगा, ऐसे मत उतर जाना। अब बात आती है कि वक्फ बोर्ड धावा बोलता है और उंगली रखता है 1500 साल की पुरानी मंदिर पर, तिरुपति चिल्ला मंदिर पर। अब जब इस्लाम ही 1450 साल पुराना है, तो 1500 साल पुरानी मंदिर कैसे वक्फ बोर्ड की हो सकती है? ये तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं नजर आ रही है। अब दूसरी बात आती है कि आखिर कांग्रेस के गले में गला मिलाने के लिए जाकिर नायक जैसा आतंकी क्यों खड़ा हुआ है? तौकीर जो भागा हुआ आसामी है, जो एक्यूज्ड है, जिसके नाम से कई अरेस्ट वारंट है, वो कांग्रेस के गले में गला मिला रहा है। आखिर क्या बात है? जो 2013 में जब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट आता है तो सारे मुल्ला मौलवी चुप रहते हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का जब अमेंडमेंट आता है, उनके नेतृत्व में जब अमेंडमेंट आता है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाता है, सबसे सलाह मशवरा किया जाता है, तो जाकिर नायक की बात भारत क्यों मानेगा? ठीक है नादिया जी, आपने जाकिर नाइक का जिक्र किया, तो हमारी पाकिस्तानी एक यूट्यूबर है, उनको इंटरव्यू रिसेंटली 1 हफ्ता पहले ऑलमोस्ट जाकिर नाइक ने इंटरव्यू दिया, जिसमें ये कहा जा रहा था कि भाई इंडियन गवर्नमेंट, खासतौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम पे, अभी कुछ ही साल पहले मुझसे राब्ता किया गया, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक से राब्ता किया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर साहब आप इंडिया वापस आए, हम आपको प्रोटोकॉल देंगे, आपके बहुत से फॉलोअर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ये आर्टिकल 370 के हवाले से अपनी ओपिनियन दे दें, थोड़ा सा वक्फ बोर्ड के हवाले से ओपिनियन दे दें, तो आप जैसा बोलेंगे, मतलब ये उनका कहने का ये मतलब था, जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे हम आपको वैसा प्रोटोकॉल देंगे। तो इसके ऊपर क्या, इसका मतलब ये कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें ये बोला कि आर्टिकल 370 के ऊपर बात? जी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर अपनी दुकान चलाने वाला जाकिर नायक सबसे पहले भारत में था, जहां से भागा है दुम दबा करके, जिसके ऊपर 100 से ऊपर एफआईआर है, वो उसके नाम से वारंट इशू हुआ है और भारत के न्यायपालिका से स्टैम्प्ड आतंकी है। स्टैम्प्ड भारत के न्यायपालिका का स्टैंप लगा हुआ आतंकी है। उसके बाद जाकर के मलेशिया में रहा और जब मलेशिया में भी उसने अपना प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट स्टार्ट किया, तो वहां की सरकार ने भी उसको अल्टीमेटम दे दिया कि चल यहां से भी निकल। लेकिन इधर मैं क्वेश्चन ये भी करना चाहूंगा, कुछ ही टाइम पहले मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से मीटिंग हुई है, बकायदा तौर पर विजिट हुआ है, तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट अपनी डिमांड रख सकती थी कि भाई हमारे ही देश का, जिसे हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो आपके कंट्री में मौजूद है, तो आप उन्हें हमारे हवाले लेट्स सपोज, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है जी हाफिज सईद को इंडिया के हवाले किया जाए, दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान को ये कहती है
कहती है कि दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले कीजिए। चले मान लिया हमारे तो रिलेशन आपसे बेहतर नहीं, ऑफिशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर रहा हूं, लेकिन मलेशिया तो ये कर सकता था। तो क्या आपने डिमांड रखी मलेशिया के सामने इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने मानी नहीं, आपने डिमांड नहीं रखी? क्या ही पता कि हमारे आदरणीय और प्रधानमंत्री और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे अजीत डोभाल जी और हमारे ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट ने मलेशिया के सामने यही डिमांड रखा होगा। इसलिए मलेशिया ने अल्टीमेटम दे दिया भगोड़ा जाकिर नायक को, आतंकी जाकिर नायक को, और वो कहां जाकर के बस गया? पाकिस्तान। जिसको पूरी दुनिया से भगाया जाता है वो कहां जाकर के बसता है? पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम को लीजिए, बॉम्बे में उसने बहुत आतंक मचाया, महाराष्ट्र को उसने बर्बाद करने की कोशिश की, और आज भी दाऊद इब्राहिम के इशारे पर ना जाने कितने फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस है जो नाच रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र में ना जाने कितने फिल्म एक्टर एक्ट्रेस है जो दाऊद इब्राहिम की फंडिंग पर आतंकी और जिहादी टाइप के फिल्में बनाते हैं, जिसमें सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन करते हैं। लेकिन दाऊद इब्राहिम दुबई पहले भागा, दुबई से भगाया गया, तो फिर वो कहां जाकर के बसा? पाकिस्तान में जाकर के बसा। तो उसी तरीके से जब पूरी दुनिया में जाकिर नायक को एक बालिश जगह नहीं मिली, तो वो कहां जाकर के इस बुढ़ापे में बसने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने वैसे विजिट का बोला है, देखने वाले जो लोग भी डेफिनेटली उनका वो इंटरव्यू काफी वायरल रहा, बहुत से लोगों ने देखा, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जगह पे उन्होंने बोला कि मैं बहुत ही जल्द पाकिस्तान विजिट के लिए आ रहा हूं। अब वो विजिट के लिए आया जाएगा या फिर बाकायदा यही पाकिस्तान में रहाइश की जाएगी? आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में देखने वाले जरूर बताइएगा। नादिया जी, हम थोड़ा सा अब आते हैं कश्मीर की तरफ, और ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मुंह पे खामोशी छा चुकी है, ताला लग चुका है। मैं अगर पाकिस्तान में खड़ा होकर बैठ के ये कहता हूं, एग्जांपल दे मैं अगर पाकिस्तान में खड़ा होकर बैठ के ये कहता हूं, एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जुल्म कर रही है, वहां पे अपने हक के लिए आवाज उठाना बहुत मुश्किल है, और फिर मैं अचानक देखता हूं कि इंडिया साइड कश्मीर में बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किसके लिए? फलस्तीन के लिए, कि भाई फलस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को डिमांड की जा रही है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं कहा, या यूनाइटेड नेशंस को नहीं कहा, इंडिया गवर्नमेंट को, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह कहा जा रहा है कि काइंडली फलस्तीन की हेल्प की जाए। और फिर फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी होती है, यानी उम्मीद इस टाइम इंडिया के ऊपर है। रशिया यूक्रेन का मामला हो तो उम्मीद इंडिया के ऊपर है, फलस्तीन और इसराइल का मामला हो उम्मीद इंडिया के ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे? पहले कश्मीर वाला पॉइंट क्लियर करिएगा कि भाई वहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है उसका मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच समझे, उसका मतलब क्या समझे कि भाई वहां पे कोई भी इवन चाहे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है? सबसे पहले तो मैं बहुत प्राउड फील करूंगी कि मैं एक ऐसे देश में रहती हूँ और एक ऐसे प्रधानमंत्री के छत्रछाया में और नेतृत्व में काम करती हूँ जहां पर डेमोक्रेसी को, जहां पर सेक्युलरिज्म को, जहां पर ह्यूमैनिटी को सबसे सर्वप्रथम रखा जाता है, और हर कोई अपनी बात को बिना किसी डर भय के रख सकता है। आज पाकिस्तान का मुंह छोटा सा हो गया है। जो पाकिस्तान ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के लोग के मुसलमान अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं, आज वो रोड पर, चौराहे पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मौत पर मातम कर रहे हैं, और उनको ना कोई पुलिस लाठी मार रही है और ना ही उनके ऊपर कोई चार्जेस बैठ रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, और उस इलेक्शन के दौरान में फारूक अब्दुल्ला के परिवार और महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आराम से षड्यंत्र खेला और शियाओं के वोट के लिए उन्होंने मातम में साथ दिया। जो मातम शिया वहां के जम्मू एंड कश्मीर के मना रहे थे, नसरुल्लाह हिजबुल्लाह को अपना नेता मान करके भारत में बैठे हुए जम्मू एंड कश्मीर के शिया, उन्होंने उनको समर्थन देकर के जो थर्ड फेज जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन होने वाला है उसमें उसका साजिश खेला है अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने। और ये मैं इतनी जिम्मेदारी से इसलिए शोएब आपको कह रही हूँ क्योंकि अभी हालिया में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, हिंदुओं की बहु बेटियों का जो बलात्कार हुआ, और शेख हसीना के इनर गारमेंट्स को, ब्रा को और चड्डियों को जो हवा में उछाला गया, हिंदुओं की जो मंदिरें तोड़ी गई, हालांकि बांग्लादेश में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं चल रहा था, वो छात्र प्रदर्शन था, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया हिंदुओं पर। तब यही राहुल गांधी, यही अब्दुल्ला परिवार और यही मुफ्ती परिवार ने एक ट्वीट एक्स हैंडल पर नहीं किया, एक भी मुंह से बोली भी नहीं निकली। अब आती है बात कि कश्मीर के आदमी ने कल खुद ही बैठ करके कहा है कि ये जलसा जुलूस करने के लिए 1000 रुपए उनको मिलता है, और टाइम्स अलजेब्रा पे छपा है। कश्मीर के मुसलमान, जी सॉरी, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बकायदा तौर पे हम वीडियो कर सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब टॉपिक का मकसद ये था कि इसराइल और फलस्तीन की जो मामलात हैं, जो जंग है, या रशिया और यूक्रेन की जंग है, पूरी दुनिया इंडिया गवर्नमेंट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ देख रही है, उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान से डिमांड क्यों नहीं की जा रही? मैं मतलब वो डेफिनेटली वो एक इंटरनल मैटर है कि पॉलिटिक्स और पैसे देकर जो भी होता है, आप अगर कहेंगी तो उसके ऊपर बकायदा हम बात कर लेंगे। मैं जरा चाह रहा हूं कि आप थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी नजर भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ है, फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया की, जाहिर बात है अगर मुलाकात हुई है तो नजर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, रशिया के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो वो भी चाह रहे हैं कि इंडिया बीच में आए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की बात करें वो भी बकायदा तौर पे खुद बोल चुके हैं कि अगर इंडिया चाहे तो कुछ पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, दोनों कंट्रीज की जंग रुकवा सकता है। मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करिएगा, मैं ये जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और दुनिया को भी दिखाना चाहता हूं कि इस टाइम क्या पावर है एक हमारे नेबर कंट्री की, इंडिया की और उनके प्राइम मिनिस्टर की। भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, और अभी भारत के पास वीटो की पावर भी आ चुकी है, जिसमें 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने भारत का सपोर्ट किया वीटो पावर के लिए। भारत अभी थर्ड पोजीशन पर पहुंच चुका है, जापान और रशिया को भी पीछे करके। जिस हिसाब से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा भी माना जा सकता है कि भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ दे, स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के हिसाब से। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी किसी के साथ बैठते हैं और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की बात करते हैं, वो कंट्री उनकी बात जरूर सुनती है।
इसलिए भी एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल और फलस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में इंटरवीन करते हैं तो कहीं ना कहीं शांति का एक मैसेज आ सकता है। ठीक है। पर रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो पावर पोजीशन और अपने अपने कंट्री के डिप्लोमेट तरीके से उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है। लेकिन इसराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन का चल रहा है, जिसमें किसी को भी इंटरवीन नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अब आती है दूसरी बात जिसको बहुत गौर से सुनने की जरूरत है शोएब। मुझे ऐसा लगता है कि हमास के लीडर का डेथ के बाद कहीं ना कहीं नसरुल्लाह हिजबुल्लाह को यह बात पता थी कि वो उसका भी यही हाल होगा जो हमास के लीडर का हुआ था। तो इसीलिए आतंकी जो होते हैं वो हमेशा गारों के अंदर छुप करके रहते हैं, गुफाओं के अंदर छुप करके रहते हैं। तो मेरा मानना है कि नसरुल्लाह हिजबुल्लाह ने भी बहुत बड़ी गलती की जिस हिसाब से वो कई फुट अंदर गार के अंदर छुप करके बैठा हुआ था और नबील काऊक को भी उसने एलिमिनेट किया था जो 1980 से नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा था। तो उसके घर में जब खुद ही 420 का काम कर गया नबील काऊक तो फिर दूसरे को गाली देकर के क्या ही फायदा है। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब कहीं ईरान के चीफ की बारी तो नहीं है और जब भी एक्शन का रिएक्शन मुसलमानों को मिलता है तो विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए क्योंकि लेट मी कंप्लीट शोएब। शुरुआत जो है वो हमास ने किया, उसको हवा फलस्तीन ने दिया और फिर उसको जबरदस्त हवा ईरान ने देने की कोशिश की, जबकि ईरान खुद अभी खड़ा है इंटरनेशनल कोर्ट में अपनी सफाई देने के लिए और यूएन में अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि ईरान ने जिस हिसाब से मुसलमान बेटियों के संवैधानिक राइट को, फंडामेंटल राइट को और इस्लामिक राइट को पैरों के नीचे से कुचला है, अभी वो उसका भी जवाब नहीं दे पा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट में और यूएन में। और वो साथ किसका दे रहा था? नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का दे रहा था, हमास का दे रहा था। तो मुझे लगता है कि एक्शन का रिएक्शन आया है और अपनी रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई हो रही है। इधर मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा जो इस टाइम हर पाकिस्तान मतलब जो थोड़ा भी इंटरनेशनल टॉपिक्स या इंटरनेशनल अफेयर्स में थोड़ी भी इंटरेस्ट रखता है, हमारे इधर एक ये कंसेप्ट बताया जा रहा है, कंसेप्ट बनाया जा रहा है कि ईरान भी बिक चुका है इसराइल के हाथों। जो हमास के लीडर की किलिंग हुई वो भी ईरान ने करवाई, ये कहा जा रहा है कि मतलब ईरान ने पैसे लिए वो करवा दिया। फिर अभी जो हिजबुल्लाह के लीडर की किलिंग हुई वो भी ईरान ने करवाई, बकायदा तौर पर तासुर दिया जा रहा है। ये कोई आम पाकिस्तानी नहीं, बकायदा जो हमारे उलमा हजरात हैं, जो बड़े लीडर हैं, वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ओपनली नहीं बात कर रहे। और सेकंडली इवन मैं नाज़िया जी इधर ये भी चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक जो मैप है, जो दो मैप शो किए, जिसमें एक ग्रीन कलर का था, एक ब्लैक कलर का था। ग्रीन में इंडिया था और सऊदी अरेबिया था, यानी इस्लामिक कंट्री भी उसमें मौजूद था, और ब्लैक में ईरान था और इसके अलावा इराक था और कुछ ऐसे कंट्रीज थे। यानी इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, ईरान इराक को यह कहा गया कि अजाब है या इस तरीके से हैं। पाकिस्तान का कहीं पे जिक्र नहीं था। सबसे पहले तो इंडिया की बात करेंगे और सऊदिया की बात करेंगे कि सऊदिया भी ब्लेसिंग, इंडिया भी ब्लेसिंग। इसका मतलब इंडिया और सऊदिया ईरान इसराइल के साथ खड़े हैं। आई थिंक आप इस मैप के बारे में बात कर रहे हैं। जी डेफिनेटली एक्चुअली नेतन्याहू जी की मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर हूँ। ठीक है। और मैं अपने और नेतन्याहू जी को डायरेक्ट में फॉलो करती हूँ ट्विटर एक्स हैंडल पर, और मैं उनकी हर स्पीचेस को रीट्वीट भी करती हूँ। हाँ बिल्कुल, नेतन्याहू जी ने दो मैप यूएन में, यूनाइटेड नेशन में मिस्टर प्रेसिडेंट और मैडम प्रेसिडेंट के सामने रखा है, और जिसमें उन्होंने कहा है यूएनजीए उंगा जिसको कहा जाता है, जिसमें एक मैप में सऊदी, इजिप्ट, स्वीडन और एशिया जिसमें भारत आता है, भारत का खास करके उन्होंने फोकस किया है। और उन्होंने कहा है कि ये डिस्क्राइब करता है बूम फॉर द रीजन को, ये डिस्क्राइब करता है फंडामेंटल राइट्स को, ये डिस्क्राइब करता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को, ये डिस्क्राइब करता है सेक्युलरिज्म को, ये डिस्क्राइब करता है एक इंसाफ को, एक जस्टिस को। और जिसको हमने कल देखा भी है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो शिया लोग हैं या जो मुसलमान निकलना चाहते थे नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के पक्ष में, वो निकले हैं, जिनको कुछ नहीं बोला गया। लेकिन ईरान, इराक और पाकिस्तान एक कर्ज है, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया था। ठीक है। ईरान, इराक और पाकिस्तान एक कर्ज है। और जो मैं आपको मैं सिर्फ 2 लाइन में डिटेल बता भी देती हूँ। ईरान में माशा अमीन के डेथ के बाद एक ऐसा सिनेरियो आया था जहां पर मस्जिदों में मर्द भी जाना बंद कर दिए थे कि आप इस तरीके से किसी के लीगल राइट को, किसी के फंडामेंटल राइट को आप हैम्पर नहीं कर सकते हैं। और अभी हालिया में जिस हिसाब से ईरान अपने आप को रिफॉर्मेशन की तरफ आगे लेकर के जा रहा है, कैसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the pattern? क्या ही पता कि ईरान की सरकार खुद ही बता देगी कि कहां-कहां बैठा हुआ है इजराइल को, कहां-कहां बैठा हुआ है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, आओ और मारो बम, खत्म करो, ये भी हो सकता है। अब आते हैं पाकिस्तान पर। आप पिछले 78वें साल के आजादी में हम एंटर किए और 78वें साल का जन्मदिन आपने मनाया 14 अगस्त 2024 को। आप मुझे बताइए कि भारत यहाँ है आसमान पर, आप जूते की नोक पर क्यों है? आप मुझे बता दीजिए। आपने कौन सी तरक्की की है? आपने कौन सा डेवलपमेंट किया है? आपने कौन से एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया है? आपने कौन से सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाया है? पाकिस्तान ने कौन से फंडामेंटल राइट को आगे बढ़ाया है? पाकिस्तान ने कब फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सेप्ट किया है? पाकिस्तान ने कब एकेडमिक क्वालिफिकेशन को एक्सेप्ट किया है? पाकिस्तान ने कब अपनी मिलिट्री और डिफेंस को आगे बढ़ाया है? पाकिस्तान किसको आगे बढ़ाता है? टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाता है। बाकी उसको किसी से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है।
अब बहुत से लोग, मतलब मैं ओपनली कहता हूं, नादिया जी मेरे सामने है, ऑनलाइन है, हम दोनों देखने वाले भी हैं, कोई कटिंग नहीं होगी इसमें, कि मुझे यकीन माने जो इन्होंने बात की है बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान को अगर लेट्स सपोज कुछ कहा जाता है वो डेफिनेटली मुझे कहा जाता है, लेकिन मैं इसका जवाब क्या दूं? बहुत से लोग पाकिस्तानी मुझे मिलेंगे, ये देखो इसे बिल्कुल वैसे बड़ा यूट्यूबर बनता है, बड़ी बातें करता है, इंडिया से एक लड़की बैठी और उसने पाकिस्तान की इंसल्ट की, बोला कि पाकिस्तान तरक्की में पीछे है, पाकिस्तान आज बहुत नीचे है, ये खामोशी से बैठा था। भाई मैं क्या जवाब दूं? आप मुझे बताएं कि अगर उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया आज डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है, चांद पे जा पहुंचा है, इकॉनमी बहुत बेहतर है, दुनिया उस इंडिया की बात मान रही है, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, जो भी बातें इन्होंने की, मैं इसका क्या जवाब दूं? मुझे नो डाउट बुरा लगा है, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं है। ये जवाब पाकिस्तान के लीडर्स को देना चाहिए कि हाँ भाई हमने तो टेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर लिया, हाँ भाई हमारी इकॉनमी तो इतनी बेहतर चली गई, तो तुमने फिर भी जवाब नहीं दिया, फिर मैं कसूरवार हूं। जब 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आईएमएफ से $7 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, तो 2 दिन बाद अगर इंडिया से कोई बैठ के या खड़े होकर या ऑनलाइन आके मुझे कहता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत नीचे है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हो? मैं कैसे उन्हें काउंटर कर सकता हूं? जो लोग मेरे पे गुस्सा करते हैं या मुझे ये समझते हैं कि भाई ये पाकिस्तान की इंसल्ट होती है, ये खामोशी से बैठा रहता है, वो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि भाई मैं जवाब क्या दूं? आप कमेंट बॉक्स में साथ ये भी लिखा करो ना, हाँ कि तुमने आगे से ये जवाब देना था, तुमने बोलना था कि भाई पाकिस्तान इकॉनमी में इंडिया से आगे है, तुमने बताना था कि हाँ भाई इसराइल पाकिस्तान से डरता है, इंडिया तो बिल्कुल उसके आगे कुछ भी नहीं है, तुमने बताना था कि हाँ भाई पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रेड की जा रही है या कंट्रीज इंटरेस्टेड है ट्रेड करने में तो वो पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ कौन इंटरेस्टेड है? ये बातें आपने मुझे बताएं नीचे, मैं क्या जवाब दूं? मैं रिक्वेस्ट लास्ट में यही करना चाहूंगा कि जज्बात में आके, जज्बा बहुत है और या मतलब जी हम मुसलमान हैं, हम तो 10 लोगों से ज्यादा हैं, 20 लोगों से ज्यादा हैं, या हम टेक्नोलॉजी को नहीं मानते, ऐसी बातें करने की बजाय अगर हमें दुनिया में अपनी रिस्पेक्ट बनानी है तो सबसे पहले तो गलती को मानना पड़ेगा, उसके बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में जिन कंट्रीज की, जिन प्राइम मिनिस्टर्स की या जिन भी नेशंस की रिस्पेक्ट है उसकी वजह क्या है, उन्होंने किया क्या है? क्या इंडिया की रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए कि जी वो सबसे बड़ी आबादी है या मोस्ट मतलब ये कह लें कि सबसे बड़ी इकॉनमी है, तीसरे 5वें नंबर पे इकॉनमी है, या उसकी वजह यह कि मार्केट सबसे बड़ी है इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं, अगर ये वजह होती तो शायद पाकिस्तान की दुनिया में 5वें नंबर पे रिस्पेक्ट होती, वर्थ होती, पासपोर्ट की वैल्यू 5वें नंबर पे होती, क्योंकि हम भी तो 5वें नंबर पे बात हैं, 5वें 6वें नंबर पे। वजह यह है कि उनके वहां पे डेमोक्रेसी है, वजह यह है कि उनके वहां पे डिक्टेटरशिप नहीं है, वजह यह है कि उनके वहां पे सेकुलरिज्म है, कि मतलब जिसकी जो भी राइट है वो उसे दिया जाता है, उसके लिए वो आवाज उठा सकता है। हमें ये चीजें समझने की जरूरत है और उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। नादिया जी लास्ट में मैं यहीं पे प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहूंगा, लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहें, कुछ भी मैसेज देना चाहें। मैसेज में यही देना चाहूंगी कि पाकिस्तान की आवाम को अब ये समझ जाना चाहिए, क्योंकि हालिया में अभी यूनाइटेड नेशन में जिस हिसाब से नवाज शरीफ ने, जो आपका वजीर आजम है जिसने बात किया, और उसके बाद यूएन का मंच था, उसने तीर मारने की कोशिश की और भारत को पाकिस्तान का करारा पंच जो मिला उससे भी पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि जज्बे से कुछ नहीं होता है। हमारा मजहब जो है ना वो हमारे घर के अंदर है, मुसल्ले पर है, जानमाज पर है। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी शिक्षा, हमारी ताकत, हमारी पोजीशन, हमारा पावर ही हमें सपोर्ट करती है और हमें इस दुनिया में शाइन और ब्राइट करने का मौका देती है। हम अंदर अपने घर के अंदर मुसल्ला बिछा करके कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इससे हमारी ताकत बिल्कुल समझ में नहीं आएगी और उसको ताकत माना भी नहीं जाएगा। जब देश के नागरिक अपने आप को प्राउड इंडियन मुस्लिम कहेंगे तो उससे समझ में आता है कि हम कितने बड़े डेमोक्रेटिक और कितने बड़े सेक्युलरिज्म और कितने बड़े खूबसूरत देश में रह रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का कहना है कि देश का हर एक नागरिक अपनी बात को आजादाना तौर से रख सकता है, और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि रख रहा है। इसको कहते हैं भारत। ये चीज है और ये चीज हमें समझने की जरूरत है, अदरवाइज हम ये नारे लगाते रहेंगे और शायद आप तो ये भी नहीं मैं कह सकता कि हम नारे लगाते रहेंगे, क्योंकि आप तो नारे लगाने पे भी पाबंदी हमें नजर आ रही है आने वाले टाइम में। मैं ये समझता हूं कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की आज की डिस्कशन रही, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला नादिया जी से। आप नादिया इलाही खान की किन बातों से आप एग्री करते हैं, किन बातों से डिसएग्री करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे किन सवालों से या मेरी किस ओपिनियन से आप एग्री और डिसएग्री करते हैं वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। बिल्कुल जिस तरह से इंडिया में हर इंडिविजुअल को, हर शख्स को जो है आज़ादी मिली है, चाहे वो अपनी बात रखने की हो, हर तरह का राइट जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि इस आज़ादी का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले लो, अपनी फिल्म इंडस्ट्री ले लो, कई ऐसी मूवीज़ बनाई गई हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जिसके चलते इंडिया को जो है एक मतलब इंडिया की इमेज को खराब करने का एक प्रयास किया जाता है। इंडिया की जो एजेंसीज हैं, रॉ है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्हें ऐसा बताया जाता है कि उनकी कोई अहमियत नहीं है। बहुत सारी ऐसी मूवीज बनी हैं जिनमें इंडियन पॉलिटिशियंस को भी ऐसा उनकी इमेज जो है वो खराब की जाती है। तो हमें इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना होगा, हर किसी को अगर आज़ादी दी गई है तो अगर कोई उस आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाता है तो उसे जो है उसके लिए पुनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए।
उसके लिए अगर कोई अपनी आज़ादी को गलत तरीके से उसको यूज़ करता है, देश के खिलाफ उस आज़ादी को यूज़ करता है, तो उसके लिए जो है उसे सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।